दिल्ली एक ऐसा शहर जो रात में भी धड़कता है, जहां हर गली अपनी कहानी बयां करती है। लेकिन उस रात एक गली थी जो अजीब तरह से खामोश थी। न कोई आहट, न कोई साया, बस एक सन्नाटा जो दूर से भी गहरा था। सुबह के 4 बज रहे थे। हल्की ठंडक में सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। गोपाल रोज की तरह दूध देने निकला था, लेकिन आज उसके कदम अनजाने डर से भारी लग रहे थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हर रोज सुबह के ठीक 5 बजे भाटिया परिवार की दुकान का शटर ऊपर उठता था। मोहल्ले में चाय की पहली चुस्की यहीं से शुरू होती थी। लेकिन आज कुछ अजीब था। दुकान का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। हवा भी इस खामोशी को महसूस कर रही थी। अंदर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंधेरा गहरा था और सन्नाटा डरावना। कुछ था जो सही नहीं लग रहा था, कुछ था जो छुपा हुआ था। गोपाल ने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अंदर का नज़ारा बिल्कुल ठहरा हुआ लग रहा था। कुर्सियां वहीं पड़ी थी। मेज पर अभी भी चाय के आधे भरे कप रखे थे, लेकिन वहाँ कुछ था, कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा। गोपाल का दिल तेज धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। गोपाल ने कांपते हुए दरवाज़ा थोड़ा और खोला, और फिर अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी चिल्ला उठता, लेकिन गोपाल बस सहमा खड़ा रहा। और फिर वह मंजर जो उसकी आंखों के सामने था। धीरे धीरे उसकी आंखें उस घुटन भरे कमरे में घूमी। 10 शरीर एक कतार में पंखे से लटके हुए थे, सफ़ेद कपड़ों में लिपटे। उनकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी। उनके चेहरे शांत थे और शरीर बेजान, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें यहाँ छोड़ा है। कमरे में सन्नाटा, लेकिन सब कुछ चिल्ला रहा था। फर्श पर गिरे हुए कुछ स्टूल, ऐसा लग रहा था मानो कोई रस्म निभाई गई हो। एक ऐसी रस्म जो समझ से परे थी और फिर नीचे नजर गई। फर्श पर एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी। उसका शरीर अकड़ चुका था, लेकिन आंखें खुली थी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये हत्या थी, आत्महत्या या कुछ और। उस घुटन भरे कमरे में खड़ा हर इंसान एक ही सवाल सोच रहा था, आखिर यहाँ हुआ क्या था। गोपाल की चीख ने जैसे उस सुनसान गली की नींद उड़ा दी। उसकी चीख में इतना डर भरा था कि हर दिल दहल गया। उसी पल मोहल्ले के हर कोने से डर और उलझन में डूबे लोग बिना किसी झिझक के इकट्ठा होने लगे। दिल्ली पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही अंदर का भयानक मंजर खुला, एक जवान कांपने लगा। उसकी आंखों में डर और अचंभे की चमक समा गई, मानो उस अंधेरे कमरे में छिपा हर राज उसे खुद बोल रहा हो। जैसे ही पुलिस ने छानबीन शुरू की, उन्हें एक ऐसी चीज हाथ लगी जिसने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। 11 पुरानी डायरियां। उनके पन्नों पर जो लिखा था वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देता। ऐसा लगा मानो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक अजीब डरावनी दुनिया का दरवाजा खोलने की कुंजी थी। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ चुकी थी। मौत का कारण साफ था, फांसी। लेकिन मामला इतना साफ नहीं था। शरीर पर उभरे अजीबोगरीब निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। यह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। कुछ ऐसा था जो सतह के नीचे छुपा था। क्या यह किसी अज्ञात रस्म का हिस्सा था, या फिर कोई ऐसा सच जो अब तक अंधेरे में दफन था। डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा था। ये निशान रस्सी के नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे थे जिनका वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस जवाब नहीं था। त्वचा पर अजीब उभार थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने छाप छोड़ी हो। ये किसी पुरानी रस्म का हिस्सा था, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसान समझ नहीं सकता था। अगर ये आत्महत्या थी तो गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान क्यों नहीं थे, और अगर ये हत्या थी
तो कातिल ने इतनी भयावह साजिश रची क्यों? इंस्पेक्टर अरुण के सामने सिर्फ लाशें नहीं थी, बल्कि एक पहेली थी, एक ऐसा रहस्य जिसे जो जितना सुलझाने की कोशिश करता उतना ही उलझता जा रहा था। यह कोई इकलौता मामला नहीं था। इससे पहले भी 2 और मौतें हो चुकी थी, ठीक ऐसे ही रहस्यमयी हालातों में। तीनों मामलों में एक ही कड़ी समान थी, एक ऐसा नाम जो हर फाइल में छुपा बैठा था, बाबा आनंद। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी गहरे राज की परछाई? बाबा आनंद एक ऐसा नाम जो कभी किसी स्कैम में दर्ज नहीं हुआ, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन फिर भी तीनों मृतकों की कड़ियां उसी तक जाकर रुकती थी। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसा सच जो अब तक अंधेरे में था? जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाली कॉल रिकॉर्डिंग लगी। मृतक ने अपनी मौत से महज कुछ घंटे पहले किसी को फोन किया था। आवाज डरी हुई थी, सांसें तेज, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे से भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये था, आखिर उस रात फोन की दूसरी तरफ कौन था? अरुण ने कॉल रिकॉर्डिंग प्ले की। शुरुआत में हल्की सांसों की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। फिर एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, कांपती, हड़बड़ाई हुई। हेलो, सुनो, वो आ रहा है। कुछ हलचल हुई, जैसे फोन हिल रहा हो। फिर कुछ सेकेंड्स की खामोशी, फिर वही आवाज, इस बार और भी धीमी, डरी हुई। हम बच नहीं सकते। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने हेडफोन उतारे। ये कॉल किसी घबराए हुए इंसान की आखिरी कोशिश थी, किसी को कुछ बताने की, लेकिन क्या? संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अरुण ने टीम को इकट्ठा किया। अगला पड़ाव, बाबा आनंद का आश्रम, वहां जहां अंधेरे के पर्दे के पीछे कुछ छिपा था। हर शक की कड़ी जुड़ चुकी थी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, अंधेरे में छिपे सच को उजागर करने का। टीम तैयार थी और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आश्रम एक वीरान इलाके में खड़ा था, घने अंधेरे में लिपटा, जैसे बरसों से किसी अनजान राज को छुपाए बैठा हो। अंदर क्या इंतजार कर रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन जो भी था वो सिर्फ अंधेरे का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद अंधेरा था। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर की दुनिया को रोक दिया हो। पुलिस ने पूरे जोर से धक्का मारा। 1, 2 और फिर तीसरी कोशिश में दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। लेकिन अंदर जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयावह था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी गूंजने लगी और सामने का दृश्य रूह कपा देने वाला था। आश्रम के बीचों बीच सिर्फ एक खाली कुर्सी रखी थी, धूल से ढकी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र उकेरे गए थे, कुछ इतने पुराने कि समय ने उन्हें धुंधला कर दिया था। माहौल में एक अजीब सी हिरन थी, लेकिन बाबा वह कहीं नहीं था, बस एक अनदेखी मौजूदगी जो अब भी वहाँ थी। सरकारी रिपोर्ट में इसे मानसिक नियंत्रण का केस कहकर दफना दिया गया, लेकिन अरुण की निगाहों में अब भी अनसुलझे सवाल तैर रहे थे। कुछ कहानियां बंद फाइलों में नहीं समाती, कुछ रहस्य समय के अंधेरे में नहीं दबते। ये अंत नहीं था, बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी। रात के सन्नाटे में अरुण की सोच गहराती जा रही थी। क्या सच में यह मामला खत्म हो चुका था, या बाबा आनंद अब भी अंधेरे के किसी कोने से सब देख रहा था?